सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत भाग 2 क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं? चलिए, अच्छी बात है। तो आज हम लोग 10th क्लास का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को पढ़ना है संसाधन के बारे में। फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास में हम लोग पढ़ेंगे संसाधन का अर्थ, प्रकार, संसाधन का विकास, और इसी में पढ़ेंगे 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में। फिर संसाधन नियोजन, रिसोर्स प्लानिंग, भू संसाधन और मृदा संसाधन के बारे में। हम लोगों ने 8वीं क्लास में सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे संसाधन में फर्स्ट चैप्टर भी संसाधन के रूप में पढ़ा है। अब थोड़ा वहाँ याद कीजिए। याद करेंगे तो संसाधन के बारे में बहुत सारी बातें वहाँ स्पष्ट हो चुकी है। आप अपने याद को ताज़ा करने के लिए ये 8वीं क्लास का भी वीडियो देख सकते हैं संसाधन के बारे में, और अपनी पाठ्य पुस्तक भी देख सकते हैं। तो आइए पुनः एक बार संसाधन को पढ़ते हैं। यहाँ थोड़ा व्यापक रूप में पढ़ेंगे, उसके अर्थ और महत्व को जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो संसाधन क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे संसाधन का क्या अर्थ है, क्या है। तो हम लोग पहले जान चुके हैं, फिर एक बार देख लेते हैं। संसाधन अंग्रेजी के रिसोर्स से बना है। री मतलब पुनः और सोर्स मतलब साधन, यानी जो वस्तुएं हैं पहले से। इसका अर्थ यही हो रहा है कि जो वस्तुएं पहले से है उसी का हम फिर उपयोग कर रहे हैं। प्रकृति ने हमें बहुत सारी चीजें दी है। प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुएं जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, संसाधन कहलाता है। उपयोग करने योग्य मानव बनाता है। मानव स्वयं में एक संसाधन है। अब कैसे उपयोग करने लायक बनाता है? प्रकृति ने हमें जल दिया, मिट्टी दिया, खनिज दिया, वन दिया, बहुत सारी चीज़ों को दिया, जिसके कारण हम यानी मानव और प्रकृति एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो प्रकृति ने जो दिया और हम उसमें क्रिया प्रतिक्रिया कर जो उसका उपयोग करते हैं, वही तो संसाधन है। यहाँ देखिए, प्रकृति द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को मानव उपयोग करने लायक बनाता है। उपयोग करने लायक जब बनाता है तो वह संसाधन हो जाता है। अब उपयोग करने लायक कैसे मानव बनाता है? तो ज्ञान द्वारा, तकनीक द्वारा, अपने कौशल द्वारा, बुद्धि द्वारा, प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं को मानव ज्ञान, तकनीक, कौशल आदि के द्वारा जो प्रकृति ने वस्तुएं दी है, उन वस्तुओं को उपयोग लायक बनाता है। इस तरह से संसाधन भी एक प्रकार के नहीं, अर्थात कई प्रकार के हो जाते हैं। तो इस तरह से संसाधनों के बारे में जानने के बाद उसके वर्गीकरण को देखते हैं। तो संसाधन दो प्रकार के, प्राकृतिक और मानवीय हैं। प्राकृतिक यानी नेचुरल रिसोर्स, और मानवीय मैन मेड जो मानव ने बनाया है। प्राकृतिक में नवीकरणीय रिन्यूएबल रिसोर्स और अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। नवीकरणीय रिसोर्स यानी नवीकरणीय जिसका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं, पुनः कर सकते हैं, फिर से कर सकते हैं, वैसे संसाधन नवीकरणीय कहलाते हैं। जैसे वन का उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं। एक बार लकड़ी को काटकर उपयोग करेंगे, फिर वृक्ष लगा देंगे, पौधा लगा देंगे, जंगल उगा देंगे और उस तरह से दोबारा उसका उपयोग करेंगे। 3 बार कर सकते हैं। उसी तरह से अगर जिसका उपयोग हम बार बार नहीं कर पाते हैं, एक बार केवल करते हैं कुछ अपवादों को छोड़कर, तो वो अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल कहलाता है। अब नवीकरणीय संसाधन भी 2 तरह के होते हैं। एक सतत है, कंटिन्यूअस है, जैसे जल, वायु, इसे प्रवाह भी कहते हैं। सभी जगहों पर है, लगातार मिलता है, एक बार प्रयोग करेंगे, दोबारा प्रयोग करेंगे, निरंतर प्रयोग करेंगे, इसलिए उसे सतत या प्रवाह भी कहते हैं। और दूसरा वर्ग है जैव। हम लोगों ने जैव और अजैव की चर्चा पहले क्लास में कर चुके हैं। जैव में प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव 2 प्रकार के नवीकरणीय संसाधन हैं। जैसे प्राकृतिक वनस्पति, अभी लकड़ी का उदाहरण हम लोग देखें, वो नवीकरणीय संसाधन है। वन्य जीव, वन में जीवों का पालन करेंगे, उसका बहुत तरह का उपयोग किया जाता है, फिर पालते हैं। तो इस तरह से रिन्यूअल नवीकरणीय संसाधन है। अनवीकरणीय संसाधन में पुनः चक्रीय। वैसे तो अनवीकरणीय का मतलब है कि एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी होती है जिसका एक बार उपयोग कर लेते हैं और उसके उप उत्पाद को या फिर से दोबारा
उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि आयरन ओर का एक बार उपयोग करेंगे लोहा में, कोयला का एक बार उपयोग करेंगे, लेकिन कुछ नष्ट हो जाएगा और कुछ ऐसे होते हैं जिसके उत्पाद को बाद में पुनः चक्रण करके रिसाइकलिंग करके उपयोग कर लेते हैं। कुछ वैसे अपवाद होते हैं। वैसे वास्तव में अनवीकरणीय वह होता है जिसका उपयोग हम एक बार करते हैं, लेकिन कुछ का उपयोग पुनः कर सकते हैं, जैसे कुछ धातुओं का करते हैं। इसलिए अभी दो प्रकार का हो गया, पुनः चक्रीय जैसे धातु और अचक्रीय जिसका दोबारा उपयोग कर ही नहीं सकते, जैसे जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एक बार उपयोग करते हैं और खत्म हो जाता है। उसी तरह से मानवीय संसाधन, मानवीय संसाधन तो मानव ही प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं को रूप बदलकर उपयोग लायक बनाता है। लेकिन वो बनाता कैसे है? तो वह विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, संस्थाओं यहाँ शोध संस्थान हो सकता है, उद्योग हो सकता है, किसी भी तरह का हो सकता है जिसका निर्माण मानव किया है और जहाँ प्रकृति द्वारा दी गई वस्तुओं का रूप हम बदलते हैं। वह समाज भी हो सकता है, समुदाय भी हो सकता है। उसी तरह से मानवीय संसाधन मात्रा और गुणवत्ता, यानी दो प्रकार का, संस्था के रूप में और मात्रा एवं गुणवत्ता के रूप में। अब यहाँ मात्रा और गुणवत्ता को थोड़ा समझना होगा। मात्रा का मतलब हुआ जनसंख्या, जनसंख्या यानी मानव की संख्या, मानव संसाधन, और जितनी अधिक जनसंख्या होगी, संख्या होगी, वो पूरा का पूरा एक संसाधन बन सकता है। और मात्रा के साथ साथ क्या उसमें होनी चाहिए? गुणवत्ता, क्वालिटी, यानी कुशलता, कौशल, ज्ञान। जितना ज्यादा अर्जित करेगा उतना ही वह श्रेष्ठ संसाधन के रूप में बदलता चला जाएगा। संसाधनों का सामान्य वर्गीकरण प्राकृतिक और मानवीय वर्गीकरण के अतिरिक्त एक और वर्गीकरण हम लोग करते हैं, वह उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, विकास के आधार पर करते हैं। तो हम लोग इसको एक एक कर देखते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन है जैव और अजैव। जैव संसाधन जो जीव मंडल के मानव, वनस्पति, प्राणी, जीव मंडल में जितने भी जिसमें जीवन पाया जाता है, जीव मंडल में जितने भी मानव, वनस्पति, प्राणी आदि हैं, वो सब जैव संसाधन हैं। उसी तरह से निर्जीव वस्तु जैसे मिट्टी, चट्टान, पर्वत, पहाड़, पठार आदि जो है वो सब अजैव संसाधन है। उसी तरह से समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय, जिसका उपयोग हम बार बार कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन ऊर्जा, ये सब नवीकरणीय संसाधन है। उसी तरह से जिसका उपयोग हम केवल एक बार करते हैं वो वास्तव में नवीकरणीय संसाधन होता है। अब जिसका उपयोग एक बार करते हैं वो अनवीकरणीय संसाधन होता है। अब हम यहाँ देखते हैं कि नवीकरणीय संसाधन जो है वो कैसे बनेगा। तो सौर ऊर्जा, सूर्य से तो प्रकाश मिल रहा है, लेकिन उस यांत्रिकी द्वारा, मशीन द्वारा, तकनीक द्वारा, ज्ञान द्वारा, कौशल के द्वारा हम उसे ऊर्जा में बदल देते हैं और उसका बार बार उपयोग करते हैं। उसी तरह से देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन। तो अनवीकरणीय संसाधन वास्तव में उपयोग एक बार होता है, लेकिन इसके निर्माण में लंबा समय लगता है। जैसे खनिज, कोयला, तो इसके निर्माण में लंबा समय लगता है और वह पृथ्वी के गर्भ में, धरातल में विकसित होता है। कुछ अनवीकरणीय संसाधन भी, जैसा कि पहले देख चुके हैं, धातुएं चक्रीय भी होती है। अब स्वामित्व के आधार पर देखते हैं तो कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जो व्यक्तिगत अधिकार में होते हैं। व्यक्तिगत अधिकार का मतलब हुआ जिस पर व्यक्ति का निजी अधिकार। जैसे किसान के पास भूमि है, किसान के पास भूमि है तो सरकार ने एक नियम के तहत भूमि पर अधिकार दे दिया है, उसके बदले में वह लगान देता है, लेकिन वह व्यक्तिगत अधिकार में रहता है। तो ऐसे संसाधन को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। उसी तरह से मान लिया जाए कि गांव में या कहीं भी पशुचारण की भूमि है या तालाब है जो पूरे गांव के नियंत्रण में है, तो ऐसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहेंगे। जो गांव के, समुदाय के, समाज के नियंत्रण हो, जिसका सब कोई उपयोग कर सकता है, वो ऐसे संसाधन को सामुदायिक संसाधन कहते हैं। इसी तरह से राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन का अर्थ यह है कि राष्ट्र के अंदर, देश के अंदर जो कुछ भी है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, चाहे वह सामुदायिक हो, वह सारे के सारे चीज राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। जैसे मान लिया जाए कि अगर कोई व्यक्तिगत संसाधन भूमि है, किसी का वन है, और अगर सरकार को, राष्ट्र को वहां रेल लाइन
कारखाना कुछ भी बनाने की जरूरत पड़ गई तो वह भूमि को अधिग्रहित कर लेता है और उस पर निर्माण कार्य करता है। तो इस तरह से व्यक्तिगत या सामुदायिक कोई भी संसाधन है उसका उपयोग मनुष्य सरकार राष्ट्र कर सकता है। इस तरह से राष्ट्र के अंदर जो भी संसाधन है जिसके भी नियंत्रण में है वो अंततः राष्ट्रीय संसाधन है। उसी तरह से अंतरराष्ट्रीय संसाधन, तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन का अर्थ यह है कि देश के बाहर, राष्ट्र के बाहर, देश के बाहर या राष्ट्र के बाहर जो भी संसाधन है जिस पर एक या एक से अधिक देशों का, इसके लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनाई गई है। एक या एक से अधिक देशों का नियंत्रण है लेकिन उसकी देख रेख अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के द्वारा किया जाता है, यानी वो एक तरह से विश्व की साझी संपत्ति समझी जाती है। जैसे मान लिया जाए कि हम समुद्र का उदाहरण देते हैं, जैसे भारत या कोई भी देश, भारत का मानचित्र आप लोग देखे होंगे, भारत का समुद्र में 12 समुद्री मील नॉटिकल माइल तक अधिकार है। 12 समुद्री मील तक अधिकार समुद्र पर भारत का है। वहां से वह किसी भी तरह के समुद्र से मछली पकड़ सकता है, अन्य तरह के संसाधनों का, समुद्री संसाधनों का उपयोग कर सकता है, वह राष्ट्रीय संसाधन हुआ। लेकिन 12 नॉटिकल माइल के बाद फिर एक ईईजेड एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के अंदर यानी प्रत्येक देश के समुद्री सीमा निर्धारित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौता द्वारा। तो अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो 320 किलोमीटर तक है, वहां तक के समुद्री संसाधनों का उपयोग वह देश कर सकता है, जैसे भारत भी करता है। भारत मैंगनीज समुद्र के अंदर से निकालता है और कई संसाधनों को निकालता है। तो इस तरह से निर्धारित कर दिया गया है। लेकिन उसके बाद का समुद्र अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन का अर्थ यह हुआ कि जो कई देशों के नियंत्रण में हो, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियंत्रण में हो, और जैसे समुद्र की चर्चा किए, जो किसी देश के अधिकार के बाहर वाला समुद्री भाग हो तो वैसे संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। उसी तरह से विकास के आधार पर देखते हैं तो विकास के आधार पर संसाधन संभाव्य, विकसित संसाधन, संचित भंडार आदि के रूप में होता है। अब संभाव्य क्या है? तो संभाव्य संसाधन वैसा संसाधन है जिसके मिलने की संभावना है, अभी तक उसकी खोज पूरी नहीं हो पाई है, केवल अभी संभावना व्यक्त किए हैं, उसका उपयोग अभी तक नहीं कर पाए हैं। तो वैसे संसाधन को संभाव्य संसाधन, पोटेंशियल संसाधन कहते हैं। उसी तरह से विकसित संसाधन वह संसाधन होता है जिसको हम खोज चुके हैं, जिसका भंडार का ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, पता कर चुके हैं कि कितनी मात्रा में कौन सा रिसोर्स है। जैसे झारखंड में कोयला, तांबा, लौह अयस्क, जिसके भंडार का अनुमान हम लगा चुके हैं, तो वह क्या है? विकसित भंडार है, विकसित संसाधन है, जिसका हम अनुमान पूरी तरह से लगा चुके हैं, खोज चुके हैं, उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी प्राप्त है। उसी तरह से संचित भंडार भी वह भंडार है जिसके बारे में पता चल गया है लेकिन उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। यहाँ देखिए, संभाव्य जिसकी खोज अभी हम पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं, और संचित जिसके बारे में पता चल गया है लेकिन उसका उपयोग अभी हम नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह से संसाधन पहले हम लोग देखे प्राकृतिक और मानवीय, उसके बाद देखे उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव, समाप्यता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के आधार पर संभाव्य, विकसित भंडार, संचित भंडार। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में संसाधन से संबंधित अन्य चीजों की जानकारी प्राप्त करेंगे।